इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो उसको देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को करने के पहले है ना, हमको एक ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि किसी भी चार्ज को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव करते हैं तो उसके लिए हमको वर्क करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक केस लेते हैं और उसमें वर्क कैलकुलेट करके निकालते हैं पहले तो, और फिर उसके बाद में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से उसका क्या लिंक है। ठीक है, तो ये हमने नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ई नॉट, ये माइनस ई नॉट एक्स। ठीक है, कितना हो गया, माइनस ई नॉट, इसको आई ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्यू नॉट, एक इसको पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, तो यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा उसका इतना, और यदि वेक्टर डायरेक्शन में बनाऊं तो मैं है ना, फोर्स जो है वो क्यू ई बार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस चार्ज को अपने को डिस्टेंस डी मूव कराना है एक्स डायरेक्शन में, मतलब सपोज हमको ये डिस्टेंस डी मूव कराना है, और ये चार्ज जो है डिस्टेंस डी मूव करके और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इस चार्ज को मूव कराने के लिए हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे, और ये फोर्स क्या होगा, इसको मैं फोर्स एक्सटर्नल बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये इस फोर्स के नेगेटिव होगा, ये जो एफ ई है फोर्स ड्यू टू फील्ड, उसके एग्जैक्टली उल्टा होगा, तो ये क्या होगा, माइनस एफ ई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस क्यू नॉट ई। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, वो माइनस क्यू नॉट ई होगा। हमने जो वर्क डन किया इस चार्ज पे, वो कितना वर्क डन किया है ना, हम जो वर्क डन करेंगे वो होगा एफ एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया है ना, डॉट डी एक्स। ठीक है, अच्छा फोर्स एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स। ठीक है, अच्छा ई की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, और डी एक्स वेक्टर फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई। ठीक है, अब डी एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, वर्क जो है माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल, ये कितना होगा, माइनस ई नॉट आई डॉट डी एक्स आई। ठीक है, तो कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू नॉट इंटीग्रल ई डी एक्स, और ई तो यूनिफॉर्म है तो हम ई को बाहर निकाल सकते हैं, क्यू नॉट ई इंटीग्रल डी एक्स, और ये यहाँ से यदि हम लें तो 0 टू डी हमने काम किया, तो क्यू नॉट ई डी, ये वर्क डन आया अपना। इसके पहले जो ये वाली जो इक्वेशन जो आई थी, ये जनरल इक्वेशन है, इसको थोड़ा और जनरल बनाएंगे अभी, ये dx के टर्म्स में है, उसको थोड़ा और जनरल बनाएंगे, बट मेन इक्वेशन जो है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी ये इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा ये है बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है ना, बट मैं एक बार सजेस्ट करूंगा इसको, ये जैसे ना ये माइनस का प्लस कैसे हुआ, फाइनल रिजल्ट हमारा प्लस आया है, और तो इसका मतलब इम्प्लीकेशन यही है कि हम यदि किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर के जाते हैं तो हमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में था पहले, और हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ये नेगेटिव आया यहाँ पे है ना, ये भी नेगेटिव आया, और कैसे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आया, और डी एक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, डी एक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लें, है ना, कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ को लेकर के।
अच्छा, अब क्या, जैसे इतना तो वर्क करना पड़ा हमारे को इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, है ना, ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाने के लिए हमको इतना वर्क करना पड़ा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ठीक है, ये कैसा फोर्स है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या मतलब निकला कंजर्वेटिव फोर्स का? मतलब ये निकला कि इस चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 ले जाने में हम यहाँ से सीधा लेकर के जाएं, ऐसे लेकर के जाएं या ऐसे लेकर के जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको वर्क उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक सिमिलर एग्जांपल लें जिसको हम ज़्यादा इंट्यूटिवली पहचान सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यदि कोई भी मास है, मास m, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे mg, ठीक है। अब इस फोर्स के अगेंस्ट में जब भी हम वर्क करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सपोज ये बॉल है ना, इस बॉल को, मतलब ये तो हम इंट्यूटिवली कह सकते हैं, यदि बिल्डिंग के ऊपर यदि लेकर के जाना है हमको, और बिल्डिंग की हाइट यदि h है, तो हमको वर्क कितना करना पड़ेगा? mgh। चाहे हम इस बॉल को यहाँ से यहाँ किसी भी रास्ते से लेकर के जाएं, सीधा लेकर के जाएं, या मतलब एक कोई पहले दूसरी बिल्डिंग में यहाँ पे लेकर के जाएं और फिर यहाँ से यहाँ लेकर के आए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 ले जाने के लिए वर्क उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। दूसरा मतलब अब जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लें, है ना, एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स है पॉइंट 1 से पॉइंट 2। आप यहाँ से लेकर के जाइएगा तो एक कोई वर्क 1 करना पड़ेगा, ऐसे लेकर जाइएगा तो कोई दूसरा वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं, ऐसे करके लेकर जाइएगा तो तीसरा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, हीट वगैरह प्रोड्यूस हो जाती है और डिसिपेट भी कर जाती है। कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात एक क्या है कि जो भी वर्क कंजर्वेटिव फोर्स में किया जाता है, यदि एक्सटर्नल वर्क हमने किया है तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि यदि हम, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में, यदि हम इस बॉल को यहाँ से ऊपर से हम छोड़ दें और बॉल यदि यहाँ नीचे पहुंचेगी तो इसके पास में ये हमने जो mg जिस पे काम किया था वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, और इस काइनेटिक एनर्जी को हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। सपोज इस ब्लॉक को हमको एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है 12 mv², तो हमने बॉल को ऊपर से गिरा दिया और बॉल इससे जाके टकराएगी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हम उस वर्क को रिट्रीव कर सकते हैं, जो हमने वर्क किया पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, तो उससे हम काम ले सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है, यदि यहाँ पे हम इस चार्ज को अभी यहाँ से छोड़ दें, हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, तो जब ये चार्ज वापस, ये चार्ज तो यहाँ मूव करना शुरू हो जाएगा क्योंकि इस पर फोर्स काम कर रहा है, Q0 E, है ना, काम कर रहा है। तो ये चार्ज जब यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी? सपोज इस चार्ज का मास जो है वो m है, 12 mv² काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी? जितना हमने इस पर वर्क किया था। क्या वर्क किया था अपने इसके ऊपर? Q0 E D। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस वर्क डन से रिलेटेड है ना। उसकी मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर अपन डिस्कस करते हैं उसको। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, पहला तो ये नोट करने वाली चीज़ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पॉइंट का होता है, चार्ज का नहीं होता है, फील्ड का नहीं होता है ना, किसी स्पेस में किसी एक पॉइंट का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज द वर्क डन इन गेटिंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब
पहला पॉइंट कौन सा लिया, इन्फिनिटी पे लिया, और दूसरा पॉइंट वो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों किया हमने, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट क्यों किया? तो अब उसमें ऐसा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट का लेना जरूरी है, क्योंकि क्या, जैसे रेफरेंस पॉइंट यदि नहीं लेंगे तो सपोज हमको पॉइंट 2 का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो यदि 1 से 2 लेकर के गए तो हमको कुछ एक वर्क करना पड़ा, सपोज W1 वर्क करना पड़ा। अच्छा, यदि कोई दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ से यदि हम लेकर के जाते हैं चार्ज को, यहाँ से पॉइंट 2 पे लेके जाते हैं, तो ये सेम वर्क तो लगेगा नहीं, तो कुछ और वर्क लग जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का हम कोई यूनिक पोटेंशियल हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका यूनिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे पॉइंट से हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। मैं यदि कोई दूसरा पॉइंट ले लूँ, ये मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया है ना, 1.3 मैंने ले लिया यहाँ पे, तो अब यदि पॉइंट 2 और पॉइंट 3 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको डिफाइन करना है तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट से तो करना पड़ेगा। तो हम ये बोलते हैं कि आप चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट 2 तक लाओ, इन्फिनिटी से पॉइंट 3 तक लाओ, और फिर आप पता करो कि भाई आपको पहले वाले में ज़्यादा वर्क करना पड़ा या दूसरे वाले में ज़्यादा वर्क करना पड़ा, और तब हमको आइडिया लगेगा किसका पोटेंशियल ज़्यादा है किसका कम। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट 3 पे हम यदि यहाँ से पहुँचेंगे तो कम काम करना पड़ेगा, और यहाँ से पहुँचेंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो पॉइंट 2 से कंपेयर करने के लिए हम किस वाले वर्क को हम रेलेवेंट मानेंगे, है ना, हम मान नहीं सकते। तो इसीलिए रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। तो रेफरेंस पॉइंट हमने क्या लिया है, इन्फिनिटी हमने लिया। तो इस इक्वेशन को, है ना, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको थोड़ा सा ये करते हैं। तो यदि किसी भी फील्ड में हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट, सपोज पॉइंट पी ले लेते हैं अपन, ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक हम किसी चार्ज को लेकर आते हैं, तो हम वर्क डन कितना करेंगे, इन्फिनिटी से पॉइंट पी, ठीक है, कोई चार्ज है उसको हम लेकर के आए, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन कर लेंगे। तो और हमको तो क्या चाहिए, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज चाहिए। तो पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट पी का पोटेंशियल इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक हम लेकर आए, जितना वर्क किया अपॉन जितना चार्ज लेकर के आए, ठीक, इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स, ठीक है। ये पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। और यदि किसी पॉइंट का हमको पोटेंशियल दिया हुआ हो तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो कितना होगा, क्यू नॉट इंटू वी, ठीक है, यदि उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो वी है। तो ये दो फॉर्मुलेशन है, ये तो इसी का फॉर्म है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, ठीक है।